हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम पंचायती राज या राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में पढ़ रहे थे। ग्राम पंचायतों के गठन के प्रावधान तक पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था। यहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। ग्राम पंचायत के बाद होती है पंचायत समिति या पंचायत समितियाँ, इसके बाद जिला परिषदें। सबसे पहले मैं इस वीडियो में आपको पंचायत समितियों के गठन के बारे में समझाऊंगा कि पंचायत समितियों के गठन के प्रावधान राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 में क्या किए गए हैं या कैसे किए गए। पंचायत समिति की यदि बात करें तो एक पंचायत समिति का गठन खंड स्तर पर किया जाता है तथा न्यूनतम 1 लाख की जनसंख्या पर किया जाता है। तो खंड स्तर पर न्यूनतम 1 लाख की जनसंख्या पर एक पंचायत समिति का गठन किया जाता है। इसमें कम से कम 15 सदस्य होते हैं। कम से कम 15 सदस्य, जिनको हम पंचायत समिति सदस्य कह सकते हैं, पंचायत समिति के डायरेक्टर कह सकते हैं या कहते हैं। तो कम से कम 15 सदस्य होते हैं। लेकिन पंचायत समिति क्षेत्र की जनसंख्या 1 लाख से अधिक होती है तो प्रत्येक 15,000 पर 2 अतिरिक्त सदस्य चुनने का प्रावधान है। अर्थात 1 लाख पर सदस्य संख्या होगी 15, लेकिन पंचायत समिति की जनसंख्या यदि 1,15,000 है तो सदस्य 17 होंगे, 1,30,000 है तो सदस्य 19 होंगे। इस तरह से प्रत्येक 15,000 पर 2 अतिरिक्त सदस्य चुन लिए जाएंगे। अब हम करते हैं चुनाव की बात। इनका चुनाव कैसे होता है? तो पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से मत देकर किया जाता है। पंचायत समिति के सदस्यों को जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनती है, मत देकर चुनती है। जबकि प्रधान व उप प्रधान का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रधान व उप प्रधान का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। पंचायत समिति के सदस्य चुनकर आते हैं और चुनकर आने के बाद पंचायत समिति के सदस्य अपने में से किसी एक को प्रधान व एक को उप प्रधान चुनते हैं। बहुमत के आधार पर एक को प्रधान व एक को उप प्रधान चुनते हैं। इस तरह से इनका चुनाव होता है। पंचायत समिति की एक बैठक 1 माह में होना अनिवार्य है। खंड विकास अधिकारी BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, पंचायत समिति का सरकारी प्रतिनिधि होता है, सरकारी अधिकारी होता है। पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? तो पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए लगभग वही योग्यता है जो ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए मैंने बताई थी आपको। जैसे कि 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका होना चाहिए, उस पंचायत समिति क्षेत्र का निवासी होना चाहिए, 21 नवंबर 1995 के पश्चात उसकी आयु 21 नवंबर 1995 के पश्चात 2 से अधिक जीवित संतान उसके नहीं होने चाहिए। तो ये उसकी कुछ महत्वपूर्ण योग्यताएं हैं। बाकी भारत का नागरिक हो, लाभ के पद पर नहीं हो, कदाचित पागल, दिवालिया घोषित नहीं हो, ये 3 योग्यताएं ऐसी हैं जो हर पद के लिए अनिवार्य होती हैं। इसके बाद कार्यकाल की अगर हम बात करें तो पंचायत समिति का कार्यकाल, पंचायत समिति के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष का होता है। इससे पहले अगर इनको पद से हटाया जाता है तो कैसे हटाया जा सकता है? तो पंचायत समिति के सदस्यों को पद से हटाने का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि प्रधान व उप प्रधान को पद से हटाने का प्रावधान किया गया है। पंचायत समिति के प्रधान व उप प्रधान को अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। पंचायत समिति के सदस्य प्रधान या उप प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। अगर ये 3/4 3/4 बहुमत से पारित हो जाता है तो प्रधान व उप प्रधान को पद से हटना पड़ता है। परंतु यह अविश्वास प्रस्ताव चुनाव के 2 वर्ष पश्चात ही लाया जा सकता है, और यदि पारित नहीं होता है तो इसके 1 वर्ष पश्चात लाया जा सकता है। चुनाव से 6 माह पूर्व की अवधि में नहीं लाया जा सकता। एक कार्यकाल में एक प्रतिनिधि के विरुद्ध अधिकतम 3 बार ही यह विश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो पंचायत समिति के गठन के ये मुख्य प्रावधान हैं जो हमने इस वीडियो में देखे।
अब हम जिला परिषद की बात करेंगे। जिला परिषद का गठन किस प्रकार से होता है? तो जिला परिषद का गठन जिला स्तर पर किया जाता है। प्रत्येक जिले के स्तर पर एक जिला परिषद का गठन किया जाता है। यह न्यूनतम 4 लाख की जनसंख्या पर किया जाता है और एक जिला परिषद में कम से कम 17 सदस्य होते हैं। लेकिन यदि जिले की जनसंख्या 4 लाख से अधिक है तो प्रत्येक 1 लाख पर 2 अतिरिक्त सदस्य चुने जाएंगे। ये प्रावधान किया गया है। अर्थात 4 लाख पर जिला परिषद की सदस्य संख्या होगी 17, 5 लाख पर होगी 19, 6 लाख पर होगी 21। इस तरह से प्रत्येक 1 लाख पर 2 अतिरिक्त सदस्य चुन लिए जाएंगे। जिला परिषद का गठन एक जिला प्रमुख, एक उप जिला प्रमुख तथा जिला परिषद के सदस्यों से मिलकर होता है। इनका चुनाव कैसे होता है? तो जिला परिषद के सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। जनता प्रत्यक्ष रूप से मत देकर या वोट देकर इनका चुनाव करती है, जबकि जिला प्रमुख व उप जिला प्रमुख का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जिला परिषद के सदस्य चुनकर आने के बाद अपने में से किसी एक को जिला प्रमुख व एक को उप जिला प्रमुख चुनते हैं बहुमत के आधार पर। जिला परिषद की एक बैठक 3 माह में होना अनिवार्य है। उस जिले का लोकसभा सदस्य, यदि उस जिले से कोई राज्यसभा में है तो राज्यसभा सदस्य भी, उससे जिले की सभी पंचायत समितियों के प्रधान और उस जिले की सभी विधानसभाओं के विधायक जिला परिषद के पदेन सदस्य होते हैं। सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद का सरकारी प्रतिनिधि होता है, सरकारी अधिकारी होता है। जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? तो वही योग्यता है जो हमने पंचायत समिति ग्राम पंचायत में देखी है। 3 अनिवार्य योग्यता है जो सभी पदों के लिए अनिवार्य होती हैं, जैसे भारत का नागरिक हो, लाभ के पद पर नहीं हो, कदाचित पागल दिवालिया घोषित नहीं हो। इनके अलावा 21 वर्ष की आयु प्राप्त होनी चाहिए, उस क्षेत्र का, जिला परिषद क्षेत्र का अर्थात उस जिले का निवासी होना चाहिए और 21 नवंबर 1995 के पश्चात तीसरी जीवित संतान उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। जिला परिषद के सदस्यों का कार्यकाल या जिला परिषद का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष से पहले अगर इनको पद से हटाना है तो कैसे हटाया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। जिला परिषद के सदस्यों को पद से हटाने का कोई प्रावधान नहीं है, परंतु जिला प्रमुख व उप जिला प्रमुख को पद से हटाने का प्रावधान किया गया है। जिला प्रमुख व उप जिला प्रमुख को पद से अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है और ये अविश्वास प्रस्ताव जिला परिषद के सदस्यों के द्वारा ही लाया जाता है और जिला परिषद के सदस्य इस अविश्वास प्रस्ताव को लाते हैं और यदि यह विश्वास प्रस्ताव 3/4 बहुमत से पारित होता है तो जिला प्रमुख उप जिला प्रमुख को पद से हटना पड़ता है। लेकिन यह विश्वास प्रस्ताव चुनाव के 2 वर्ष पश्चात लाया जा सकता है, इससे पहले नहीं लाया जा सकता। और यदि एक बार लाया गया और अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हुआ तो दोबारा इसके 1 वर्ष पश्चात लाया जा सकता है, इससे पहले नहीं लाया जा सकता। और चुनाव से 6 माह पूर्व की अवधि में यह विश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। ये इनको पद से हटाने के प्रावधान थे। एक इम्पोर्टेंट बात आती है कि ये त्यागपत्र किसको देते हैं। तो यहाँ पर हम त्यागपत्र की बात करें तो जिला प्रमुख अपना त्यागपत्र संभागीय आयुक्त को देता है, जबकि उप जिला प्रमुख और जिला परिषद के सदस्य अपना त्यागपत्र जिला प्रमुख को देते हैं। इस वीडियो में शुरू में हमने देखा था पंचायत समिति, वहाँ पर त्यागपत्र की बात करें तो मैं बता दूं आपको इस वीडियो के माध्यम से कि पंचायत समिति का प्रधान अपना त्यागपत्र जिला प्रमुख को देता है, उप प्रधान व पंचायत समिति के सदस्य अपना त्यागपत्र प्रधान को देते हैं। तो इस तरह से ये इन दोनों संस्थाओं के गठन के प्रावधान किए गए हैं। इन दोनों संस्थाओं का या पंचायत राज की तीनों संस्थाओं का जो कार्य है वो ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना है, कल्याण करना है और मुख्यतः संविधान की 11वीं अनुसूची में जिन विषयों का वर्णन है, जिन 29 विषयों का वर्णन है, उनके आधार पर उनको लागू करना और ग्रामीण
तो इन संस्थाओं के गठन के बाद कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं, प्रावधान हैं, जैसे ग्राम सभा का प्रावधान। ग्राम सभा की चर्चा 73वें संशोधन के अंतर्गत मैंने की थी। 73वें संशोधन के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 243 के में ग्राम सभा का प्रावधान किया गया। ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ग्राम सभा की अगर हम बात करें तो ग्राम सभा की बैठकें ग्राम पंचायत स्तर पर बुलाई जाती हैं, सरपंच के द्वारा बुलाई जाती हैं। ग्राम पंचायत की बैठकों की अध्यक्षता सरपंच करता है। अगर सरपंच उपस्थित नहीं है तो उप सरपंच करता है, और यदि दोनों उपस्थित नहीं हैं तो ग्राम सभा स्वयं अपना ग्राम सभा के जो मतदाता हैं वो स्वयं अपना अध्यक्ष चुनते हैं। ग्राम सभा की वर्ष में 4 बैठकें बुलाने का प्रावधान किया गया है, लेकिन यदि 4 बैठकें नहीं हो तो 2 बैठक होना अनिवार्य है। ग्राम सभा की बैठकों में ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी मतदाता भाग लेते हैं और इसकी गणपूर्ति 1/10 या 10% होती है, अर्थात उस ग्राम पंचायत क्षेत्र की जो मतदाता संख्या है उसका कम से कम 10% मतदाता उपस्थित होने चाहिए, तभी बैठक करवाई जा सकती है, तभी बैठक संपन्न हो सकती है। ये कार्य क्या करती है? तो ग्राम सभा की जो बैठक होती है उसमें कुछ महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। जैसे पहली बात तो यह है कि ग्राम सभा जो है वो ग्राम पंचायत पर नियंत्रण रखती है। ग्राम पंचायत पर नियंत्रण रखती है, ग्राम पंचायत के कार्यों की समीक्षा करती है और ग्राम पंचायत क्षेत्र की समस्या और विकास पर चर्चा की जाती है। और एक इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि ग्राम सभा की बैठकों में या ग्राम सभा के द्वारा मनरेगा के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण किया जाता है। मनरेगा के अंतर्गत जो रोजगार लोगों को दिया जाता है, जो कार्य किए जाते हैं, उसका सामाजिक अंकेक्षण या सोशल ऑडिट कि ग्राम पंचायत ने कितने लोगों को रोजगार दिया, किन किन को दिया, किन किन को नहीं दिया, रोजगार दिया या नहीं दिया, कम दिया तो क्यों दिया। इस तरह से उसकी जो सामाजिक ऑडिट की जाती है, सोशल अंकेक्षण किया जाता है, वो ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है। राजस्थान देश का पहला राज्य था जिसने ग्राम सभा को मनरेगा के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण करने का अधिकार दिया। मनरेगा के बाद में दूसरी महत्वपूर्ण बात है पंचायत राज संस्थाओं में आरक्षण के प्रावधान किए गए, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पंचायत राज संस्थाओं में आरक्षण के प्रावधान अनुच्छेद 243 के में किए गए हैं। पंचायत राज संस्थाओं में आरक्षण की बात करें तो अनुसूचित जाति व जनजाति को पंचायत राज संस्थाओं में उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण दिया गया है, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग को 21% सीटों का आरक्षण दिया गया है तथा पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं को 1/3 सीटों का आरक्षण दिया गया है। ये खास बात है। भारत में महिलाओं को पहली बार आरक्षण 73वें संशोधन के द्वारा पंचायत राज संस्थाओं में दिया गया था। लेकिन एक खास बात यह कि महिलाओं को जो 1/3 आरक्षण दिया गया है वो कहाँ से दिया गया है? राज्य की कुल सीटों का 1/3 है या जिले की कुल सीटों का 1/3 है या अपने वर्ग की कुल सीटों का 1/3 है? तो पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया है वो अपने वर्ग की कुल सीटों का 1/3 है, अर्थात एससी की जितनी सीटें किसी स्तर पर होती हैं उसकी 1/3 महिला, बाकी एससी कॉमन। एसटी की जितनी सीटें होती हैं उसमें 1/3 एसटी महिला, बाकी एसटी कॉमन। जनरल की जितनी सीटें होती हैं उनमें 1/3 जनरल महिला, बाकी कॉमन। इस तरह से अपने वर्ग की कुल सीटों में से 1/3 सीटों का आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। तो ये आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। अब 73वें संशोधन के द्वारा 2 महत्वपूर्ण संस्थाओं का गठन किया गया। पंचायती राज के लिए किया गया राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य वित्त आयोग। इन दोनों संस्थाओं के गठन का प्रावधान 73वें संशोधन में किया गया था कि प्रत्येक राज्य के स्तर पर एक राज्य निर्वाचन आयोग बनेगा और प्रत्येक राज्य के स्तर पर एक राज्य वित्त आयोग बनेगा। राज्य निर्वाचन आयोग और वित्त आयोग के क्या
राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य वित्त आयोग के क्या प्रावधान राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 में किए गए, ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें। राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 243 ड में किया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्य निर्वाचन आयोग हुआ। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें तो राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन जुलाई 1994 में किया गया था। ये एक सदस्य है, इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है जिसको हम राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त कहते हैं। इस राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल करता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसे पद से उसी प्रकार हटाया जा सकता है जिस प्रकार भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। अर्थात इसे पद से हटाने का अधिकार राज्य सरकार को या राज्यपाल को नहीं है। इसको पद से राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। उसकी अपनी एक प्रक्रिया है, उसके द्वारा हटाया जा सकता है जिसका वर्णन मैं आपको आगे भारतीय निर्वाचन आयोग पढ़ाऊंगा तो करूंगा, समझाऊंगा। राज्य निर्वाचन आयोग की यदि हम बात करें तो राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य पंचायत राज संस्थाओं व नगर निकायों के चुनाव करवाना है, उनके चुनाव का पर्यवेक्षण करना, उनका संचालन करना, समस्त कार्य राज्य निर्वाचन। ये खास बात है कि राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो संसद एवं विधान मंडलों के चुनाव नहीं करवाता। संसद एवं विधान मंडलों के चुनाव करवाने में वो हमारा जो भारतीय निर्वाचन आयोग उसका सहयोग करता है। इसका गठन राजस्थान पंचायत राज अधिनियम के अंतर्गत या 73वें संशोधन के अंतर्गत केवल स्थानीय निकायों के चुनाव करवाने के लिए किया गया है। अतः इनके चुनाव का संचालन करना, पर्यवेक्षण करना, निरीक्षण करना, संपादन करना, इनके लिए मतदाता सूचियों का प्रकाशन करवाना, ये सारे काम राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा ही किए जाते हैं। इसके बाद हम राज्य वित्त आयोग की बात करते हैं। राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 243 जय झंडे वाले जय में किया गया है। अनुच्छेद 243 जय में किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान के बाद राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 243 जय में किया गया है। राजस्थान में प्रथम राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 1995 में किया गया था। इसके अध्यक्ष के गोयल थे। राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है। इसमें एक अध्यक्ष व 4 अन्य सदस्य होते हैं। कुल 5 सदस्य होते हैं। इन सभी की नियुक्ति राज्यपाल करता है। इन सभी का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इन सभी को पद से हटाने की शक्ति भी राज्यपाल के पास है। इसका कार्य क्या है मित्रों? राज्य वित्त आयोग का कार्य पंचायत राज संस्थाओं व नगर निकायों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाने की सलाह राज्य सरकार को देना होता है। ये प्रत्येक 5 वर्ष में सलाह देता है राज्य सरकार को कि नगर पंचायत राज संस्थाओं या स्थानीय निकायों को धन या वित्त कहाँ से और कैसे उपलब्ध करवाया जा सकता है। इनको कौन कौन से कर लगाने के अधिकार दिए जा सकते हैं। इनके लिए धन की व्यवस्था कहाँ से की जा सकती है ताकि इनके पास धन का अभाव नहीं हो और ये अपना कार्य संचालन या विकास के कार्य सफलतापूर्वक कर सकें। यह है राजस्थान में पंचायत राज संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए पंचायत राज संस्थाओं को और अधिकार देने के लिए कुछ महत्वपूर्ण समितियों का गठन किया गया है। जिसमें पहली समिति हम लेते हैं सादी कली समिति 1964 में बनी। दूसरी गिरधारी लाल व्यास समिति 1973 में बनी। हरलाल खर्रा समिति 1990 में बनी। गुलाब चंद कटारिया समिति 2006 में बनी। इन समितियों ने पंचायत राज संस्थाओं को अधिकार देने, सशक्त बनाने की सलाह दी थी। इसी तरह अगर हम केंद्र की बात करें तो केंद्र सरकार ने भी कुछ महत्वपूर्ण समितियों का गठन किया। इसमें एक समिति के बारे में तो हम विस्तार से देख चुके हैं, बलवंत राय मेहता समिति जो बनी थी 1957 में। उसने त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। इसके बाद अशोक मेहता समिति 1977 में बनी जिसने त्रिस्तरीय व्यवस्था को समाप्त करके 2 स्तरीय व्यवस्था को लागू करने का सुझाव दिया था, अर्थात ग्राम पंचायत को समाप्त करने का सुझाव दिया था।
उसके बाद तीसरी महत्वपूर्ण समिति लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 1986 में बनी थी। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने जो सुझाव दिए थे, उन सुझाव के आधार पर ही 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पारित हुआ था। अर्थात 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के जो प्रावधान है वो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के दिए गए सुझाव ही हैं। बनी थी पीके थुंगन समिति 1989 में बनी थी। इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण समितियों का गठन किया गया। इन समितियों के बारे में मैंने इसलिए आपको बताया, कंपटीशन के एग्ज़ाम में कई बार ये पूछ लिया जाता है कि इनमें से किस समिति का संबंध पंचायती राज से है या नहीं है, या इनमें से कौन सी समिति का गठन पंचायती राज पर राज्य सरकार के द्वारा किया गया था या केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था। तो मित्रों, पंचायती राज की जो त्रिस्तरीय संस्थाएं हैं उनके गठन के प्रावधान इस तरह से किए गए हैं राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में। और इन पंचायती राज संस्थाओं के कार्य की अगर हम बात करें तो इनका कार्यकरण ग्रामीण विकास करना, पंचायतों का विकास करना, ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना, और 11वीं अनुसूची में जो 29 विषय दिए गए हैं उन 29 विषयों के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना, उनको लागू करना, उन पर नियम बनाना, ये इनका कार्य होता है। तो यहाँ पर पंचायत राज संस्थाओं का जो विषय है उसको हम यहीं समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नगर निकायों पर, नगरीय स्थानीय स्वशासन की जो संस्थाएं हैं उन पर हम डिस्कशन करेंगे, जिसमें भारत में नगर निकाय की स्थापना के बारे में देखेंगे, 74वां संशोधन के लिए पारित किया गया, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम के गठन के प्रावधान देखेंगे। अगले वीडियो में नगर निकायों पर डिस्कस करेंगे।